नमस्कार। आज हम मिली जानकारी और रिपोर्ट्स के आधार पर भारत में ऑनलाइन गेमिंग और खासकर ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो हालिया बदलाव हुए हैं उनकी तह तक जाएंगे। जी सरकार के एक नए कदम ने मतलब इस इंडस्ट्री में काफी उथल-पुथल मचा दी है। हाँ बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इन नए नियमों को समझें, इनके पीछे दिए गए तर्कों को जानें और ये भी देखें कि इसका असर न सिर्फ खेलने वालों पर बल्कि क्रिकेट स्पॉन्सरशिप जैसे जुड़े हुए क्षेत्रों पर क्या पड़ रहा है। सही बात है। तो चलिए इस पूरी खबर को परत दर परत खोलते हैं। सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि लोकसभा में एक बिल पेश हुआ है और उसके जरिए अब भारत में मतलब पैसे लगाकर जो ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स खेले जाते थे उन पर रोक लगा दी गई है। ड्रीम 11 जिसका नाम तो खैर करोड़ों लोगों ने सुना ही होगा, वो सीधे तौर पर इसके दायरे में आता है। हाँ बिल्कुल। ये खबर बुधवार को आई और इसने फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वालों के बीच काफी हलचल पैदा कर दी। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ ड्रीम 11 की ही बात नहीं है। अच्छा। हाँ, जानकारी के मुताबिक ये बिल उन सभी ऑनलाइन गेम्स को निशाना बना रहा है जिनमें पैसे लगाकर यानी रियल मनी से खेला जाता था। वो अच्छा, मतलब सारे ही? हाँ, तो जैसे फैंटेसी क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, जहां भी लोग पैसे लगाकर टीम बनाते थे और जीतने की उम्मीद रखते थे, वो सब अब इस नए नियम के तहत समझ लीजिए प्रतिबंधित हो गए हैं। बाप रे। हाँ, ये एक झटके में हुआ बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये फैंटेसी गेम्स तो मतलब बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। अक्सर इनमें वो स्किल यानी कौशल की बात होती थी कि ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। हाँ, ये दलील तो हमेशा दी जाती थी। तो फिर इन्हें सीधे सीधे प्रतिबंधित करने के पीछे सरकार का मुख्य तर्क क्या बताया जा रहा है? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। हालांकि वो स्किल बनाम चांस वाली बहस तो खैर पुरानी है। हाँ, वो तो है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में जुए की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगाना बताया गया है। अच्छा, जुआ रोकना। हाँ, सूत्रों का कहना है कि सरकार का मानना था कि ये गेम्स चाहे उनमें स्किल का अंश हो भी असल में जुए का ही एक रूप ले रहे थे। और इसके साथ एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी जोड़ा जा रहा है सरकार को, जो कथित तौर पर राजस्व का नुकसान हो रहा था। हाँ, वो खबरों में ये बात जोर शोर से उठाई गई है कि इन फैंटेसी गेम्स की वजह से सरकार को सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा था। 20,000 करोड़? हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से इसने नीति निर्धारकों का ध्यान खींचा होगा। 20,000 करोड़, ये रकम तो वाकई चौंकाने वाली है। लेकिन क्या इस तरह के बड़े आंकड़े जब किसी इंडस्ट्री को रेगुलेट या बैन करने की बात आती है तब अक्सर सामने नहीं आते? मतलब क्या इन आंकड़ों की गणना कैसे होती है, इस पर कोई साफ तस्वीर है? क्योंकि ये आंकड़े अक्सर बहस का मुद्दा बन जाते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अक्सर ऐसे नीतिगत बदलावों के समय जो वित्तीय आंकड़े पेश किए जाते हैं उन पर सवाल उठते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बहस होती है। उपलब्ध जानकारी हमें इन गणनाओं की बारीकियों में तो नहीं ले जाती, लेकिन ये साफ है कि सरकार के पक्ष में ये एक बड़ा तर्क था कि राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है जिसे रोकना जरूरी है। हाँ, ये कथित नुकसान सरकारी खजाने पर सीधा असर के तौर पर देखा गया। तो मतलब राजस्व हानि एक बड़ा कारण था, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी या इसके कुछ सामाजिक पहलू भी थे जिन पे ध्यान दिया गया? नहीं, सिर्फ राजस्व की बात नहीं थी। जानकारी ये भी बताती है कि एक बड़ी चिंता उन उपयोगकर्ताओं को लेकर थी, खासकर युवाओं को, जो इन गेम्स में पैसे लगाकर भारी वित्तीय कर्ज में डूब रहे थे। अच्छा। ऐसी कई रिपोर्ट्स थीं जिनमें लोगों के अपनी जमा पूंजी गंवाने, कर्ज लेने और मानसिक तनाव झेलने की बातें सामने आ रही थीं। हाँ, ये सुनने में आया था। तो इसे एक सामाजिक बुराई के तौर पर भी देखा जा रहा था जिसे रोकना जरूरी समझा गया। तो मतलब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने पर असर की भी चिंता थी। जुआ रोकना, राजस्व बचाना और युवाओं को वित्तीय जोखिम से बचाना, ऐसा लगता है कि सरकार ने कई चिंताओं को एक साथ एड्रेस करने की कोशिश की है। सही समझ रहे हैं आप। जानकारी से यही प्रतीत होता है कि ये एक बहुआयामी समस्या थी, आर्थिक भी, सामाजिक भी। इन गेम्स की जो लत लगने की प्रकृति है और उससे पैदा होने वाले वित्तीय और मानसिक दबाव, उनको भी एक बड़ी वजह के तौर पर पेश किया गया है। शायद सरकार को लगा कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि छोटे मोटे नियम काफी नहीं होंगे, और इसी वजह से शायद पूर्ण प्रतिबंध का रास्ता चुना गया बजाय कि और सख्त नियम बनाने के। क्योंकि अक्सर ये बहस होती है कि रेगुलेट करना बेहतर है
या पूरी तरह बैन कर देना? संभवतः यही सोच रही होगी। उपलब्ध रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि सरकार को शायद लगा कि रेगुलेशन जुए की प्रवृत्ति को रोकने में पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पा रहा था, या फिर उसे लागू करना जमीनी स्तर पर बहुत जटिल था, इसलिए समस्या की जड़ पर ही वार करने के लिए प्रतिबंध का फैसला लिया गया। और शायद रेगुलेशन लागू करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, खासकर ऑनलाइन दुनिया में जहां चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं। बिल्कुल, ये भी एक व्यवहारिक पहलू हो सकता है। एक मजबूत रेगुलेटरी ढांचा बनाना और उसे प्रभावी ढंग से लागू करना, खासकर जब लाखों यूजर्स हों, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हों, हाँ, एक मुश्किल काम है। हो सकता है सरकार ने प्रतिबंध को एक ज्यादा सीधा और तत्काल प्रभावी रास्ता माना हो। समझा। अब इस प्रतिबंध का असर सिर्फ खेलने वालों या कंपनियों पर ही नहीं है, इसका एक सीधा और बड़ा असर क्रिकेट की दुनिया पर भी पड़ता दिख रहा है, खासकर टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप पर। ड्रीम 11 तो टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर था। हाँ, ये इस कहानी का एक और अहम मोड़ है। जानकारी के मुताबिक ड्रीम 11 का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के साथ टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था वो। हाँ बिल्कुल, ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण व्यावसायिक साझेदारी थी, जिसकी वैल्यू करोड़ों में थी। तो अब इस बैन के बाद क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना तय माना जाए? BCCI का इस पर क्या रुख है? खबरें तो यही बता रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद BCCI जल्द ही ड्रीम 11 के साथ अपना ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। अच्छा। कहा जा रहा है कि BCCI अपनी सभी तरह के अनुबंध ड्रीम 11 के साथ समाप्त करने की तैयारी में है। जाहिर सी बात है, अगर प्लेटफॉर्म ही भारत में ऑपरेट नहीं कर पाएगा तो स्पॉन्सरशिप का आधार ही खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। ये BCCI के लिए भी एक बड़ा झटका होगा, न सिर्फ वित्तीय तौर पर बल्कि अचानक एक नए स्पॉन्सर की तलाश भी करनी होगी। और खबरों में टोयोटा का नाम उछल रहा है नए संभावित स्पॉन्सर के तौर पर। हाँ, नए स्पॉन्सर की तलाश जाहिर तौर पर शुरू हो गई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में टोयोटा का नाम प्रमुखता से आ रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे एक रेगुलेटरी बदलाव या सरकारी नीति का असर कितनी तेजी से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पर पड़ता है। सही बात है। टाइटल स्पॉन्सरशिप सिर्फ जर्सी पर नाम छापने या पैसों का लेन देन नहीं है। ये ब्रांड एसोसिएशन, फैन एंगेजमेंट और पूरी लीग या टीम की छवि से जुड़ा होता है। और टीम इंडिया की जर्सी पर किसका नाम है, ये करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए भी भावनात्मक रूप से मायने रखता है। ये सिर्फ लोगो नहीं होता। बिल्कुल। टोयोटा का आना अगर ये सच होता है तो स्पॉन्सरशिप मार्केट में भी एक बदलाव का संकेत होगा। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि कैसे अलग अलग सेक्टर इस मामले में ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एक सेक्टर में नीतिगत बदलाव दूसरे सेक्टर के वित्तीय और व्यावसायिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। देखिए, स्पॉन्सरशिप भारत में एक बहुत बड़ा बाजार है और इसमें इस तरह का फेरबदल निश्चित रूप से ध्यान खींचने वाला है। खेल और बिजनेस की इन बड़ी बातों से हटकर अब उन लाखों आम यूजर्स पर आते हैं जो रोज इन ऐप्स को इस्तेमाल करते थे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जिन्होंने शायद कुछ पैसे जीते भी हों और वो उनके ऐप वॉलेट में पड़े हों। उनके लिए सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही होगा कि भाई अपने पैसे वापस कैसे पाएं। क्या इसका कोई रास्ता बताया गया है? ये वाकई उन सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अच्छी बात यह है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार पैसे निकालने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और कंपनी ने इस पर एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है। हाँ, प्रक्रिया तो सरल बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूजर्स को अपने मोबाइल पर ऐप खोलकर अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाना होगा। ठीक है। वहां पर विड्रॉ यानी पैसे निकालने का विकल्प मौजूद होगा, जिस पर क्लिक करके वे अपने जीते हुए या जमा पैसे निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। प्रक्रिया सीधी लगती है, लेकिन इसमें एक और पेच है, समय सीमा। क्या ये पैसे तुरंत मिल जाएंगे या इसके लिए कोई इंतजार करना होगा? यहीं पर मामला थोड़ा लंबा खिंचता दिख रहा है। सूत्रों के हिसाब से कंपनी ने इस बारे में एक नोटिस जारी किया है। अच्छा, नोटिस में क्या है? और उस नोटिस में कहा गया है कि सभी यूजर्स के पैसे, जो भी उनकी बकाया राशि है, वो 29 अगस्त 2025 तक वापस कर दिए जाएंगे। 29 अगस्त 2025, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यूजर्स को अपने पैसे वापस पाने के लिए एक निश्चित डेडलाइन तो मिल गई है, लेकिन ये भविष्य में काफी दूर है, आज से लगभग 1 साल बाद। हाँ, 1 साल। ये जानना यूजर्स के लिए बेहद जरूरी है ताकि वो मानसिक रूप से तैयार रहें। ये पारदर्शिता का एक कदम तो है, पर इंतजार काफी लंबा है। हाँ, ये एक तरह की निश्चितता तो देता है कि पैसा मिलेगा, पर शायद उन लोगों के लिए पूरी तरह से चिंता दूर नहीं करता जिनकी बड़ी रकम फंसी हो सकती है या जिन्हें उन पैसों की जरूरत जल्दी हो। बिल्कुल। ये अचानक हुए बदलाव का एक व्यवहारिक नतीजा है जिससे यूजर्स को जूझना पड़ेगा। बिल्कुल,
ये स्थिति दिखाती है कि कैसे रेगुलेटरी बदलावों का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी वित्तीय योजनाओं पर पड़ सकता है। ये सिर्फ बड़ी कंपनियों या संस्थाओं का मसला नहीं है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने देखा कि नए ऑनलाइन गेमिंग बिल ने भारत में पैसे लगाकर खेले जाने वाले फैंटेसी गेम्स जैसे ड्रीम 11 पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे जो मुख्य कारण बताए गए हैं वे हैं देश में कथित जुए की प्रवृत्ति को रोकना, सरकार को हो रहे लगभग 20,000 करोड़ सालाना के राजस्व नुकसान को कम करना, और खासतौर पर युवाओं को इन गेम से जुड़े वित्तीय जोखिमों और संभावित नकारात्मक सामाजिक प्रभावों से बचाना। इसका असर खेल जगत खासकर क्रिकेट पर भी पड़ा है। ड्रीम 11 का टीम इंडिया के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की कगार पर है। हाँ। और बीसीसीआई नए स्पॉन्सर की तलाश में है, जिसमें टोयोटा का नाम खबरों में है। बिल्कुल, और उन लाखों यूजर्स के लिए जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे, अपने पैसे निकालने की प्रक्रिया ऐप के प्रोफाइल सेक्शन के जरिए बताई गई है। लेकिन कंपनी ने पैसे वापस करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2025 निर्धारित की है, जिसका मतलब है कि उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, ये सारी जानकारी उन सभी के लिए अहम है जो इस क्षेत्र से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं, चाहे वो एक सामान्य यूजर हो, इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले विश्लेषक हों या फिर खेल प्रशासक। निश्चित रूप से। और ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। वो क्या? ये कदम शायद ऑनलाइन गतिविधियों और डिजिटल स्पेस को रेगुलेट करने की एक व्यापक सरकारी कोशिश का हिस्सा हो सकता है। हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, सरकारें उस पर किसी न किसी तरह का नियंत्रण या नियमन लाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। ये उसी ट्रेंड का एक उदाहरण लगता है। हाँ, टेक्नोलॉजी की रफ्तार और कानून बनाने की प्रक्रिया में अक्सर एक अंतर रह जाता है। सरकारें कोशिश करती हैं कि कानून टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चले, लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये पूरी स्थिति मनोरंजन, बिजनेस के हितों और समाज के प्रति जिम्मेदारी के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की जटिलता को भी उजागर करती है। एक तरफ इन प्लेटफॉर्म से जुड़ा मनोरंजन है, बड़ा कारोबार है, रोजगार है। दूसरी तरफ समाज पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक असर जैसे कि लत और वित्तीय बर्बादी की चिंताएं हैं। नीति निर्माताओं के लिए इन दोनों के बीच सही रास्ता निकालना हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है इस पूरे मामले पर? देखिए, जानकारी के अनुसार सरकार का ध्यान जुए और वित्तीय नुकसान को रोकने पर केंद्रित है, जो अपनी जगह वैध चिंताएं हैं। लेकिन विचार करने वाली बात यह है, और जिस पर श्रोता आगे सोच सकते हैं, क्या इस तरह के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से वो समस्याएं सच में हल हो जाएंगी जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है? अच्छा सवाल है। या ये गतिविधियां बस किसी और रूप में, शायद अंडरग्राउंड होकर या फिर दूसरे कम रेगुलेटेड या विदेशी प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी? हाँ, ये भी हो सकता है। और वो पूरा इकोसिस्टम जो इन खेलों के आसपास खड़ा हो गया था, जिसमें छोटे कंटेंट क्रिएटर्स, डेटा एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शामिल थे, उनका भविष्य क्या होगा? हाँ, उनका क्या सख्त रेगुलेशन एक बेहतर विकल्प हो सकता था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें आने वाले समय में ही मिलेंगे, जब इस प्रतिबंध के दूरगामी असर और साफ होंगे।